भैरव जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे ही यति के पास आ गया और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए यति को अपने पास खींच लिया। नजारा कुछ ऐसा था। भैरव ने यति के पास पहुंचते ही कांपते हुए यति को जयंत के पास से खींचकर अपने पास कर लिया था। भैरव ने यति की बिगड़ती हुई हालत देखते हुए उसके कंधों पर अपना हाथ रख लिया और उसकी साड़ी को संभालते हुए उसी साड़ी से यति को पूरी तरह से लपेट दिया और फिर उसे खुद के पास कर लिया। भैरव ने अपने एक हाथ से यति को अपने सीने से लगा लिया था और गुस्से में घूरते हुए जयंत को देख रहा था। भैरव ने यति को एक तरह से संभालते हुए धीरे से उसके हाथों से जग लेना चाहा। भैरव का हाथ जैसे ही जग पर पड़ा, उसने पाया कि यति ने अपने कांपते हुए हाथों से ही जग को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? यति की नजर जयंत पर थी। इस पर उसने भैरव को कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सिसक सिसक कर रोई जा रही थी। इस पर भैरव ने अपने दूसरे हाथ से यति के चेहरे को अपने चेहरे की ओर किया। इधर देखो, मेरी तरफ। भैरव ने जैसे ही यति के चेहरे को अपनी ओर किया, यति की नजर भैरव पर पड़ी। मैंने बताया था ना, इस तरह से हमला नहीं करते। तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सामने वाले को होश आने ही ना पाए। यति अभी भी बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसने भैरव की ओर देखा। भैरव ने अचानक यति का वो हाथ थाम लिया जिससे उसने पानी का जग पकड़ा हुआ था। भैरव ने यति का हाथ पकड़ते हुए उस पानी के जग को गुस्से में ही ऊपर की ओर उठाया और फिर उस जग को जयंत के सिर पर और भी जोर से दे मारा। जयंत, जो अभी तक सिर्फ सिर पकड़कर कराह रहा था, भैरव के एक ही वार से जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। यति अपनी आंखें बंद करके खुद को भैरव को धक्का देकर पीछे हटने लगी। इस पर भैरव ने यति का हाथ वापस से पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। नहीं, घबराओ मत, अब सब ठीक है। देखना चाहोगी कि अब इसके साथ क्या होने वाला है? भैरव बेहोश जयंत के कॉलर को पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर की ओर ले गया। जयंत के सिर से निकलता हुआ खून जमीन पर रिसता हुआ जयंत के साथ ही कमरे के बाहर की ओर निशान बना रहा था। पागल है भैरव, गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। ये कहीं इसकी जान ना ले ले आज। उस समय तक बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक तीनों ही वहां पहुंच चुके थे। महल के अंदर पहुंचते ही बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक ने देखा कि भैरव हद से ज्यादा गुस्से में है। वहीं उसके सामने जयंत लहू लुहान था। ए भैरव, पागल हो गए हो क्या? भैरव ने घूरते हुए बाबा साहेब, समर्थ और कार्तिक की ओर देखा। जयंत अभी भी नशे और हल्की बेहोशी में था। इस पर उसने धीरे से भैरव के हाथों को अपने हाथों से पकड़ा। जयंत को हल्का सा होश में देखकर उसे जमीन पर पटक दिया और फिर गुस्से में ही चिल्लाने लगा। पता है तूने आज कितनी बड़ी गलती की है? जयंत की ऐसी हालत देखकर समर्थ परेशान था, लेकिन बाबा साहेब गुस्से में उबल रहे थे। जब नीचे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी तो इस पर केतकी अम्मा और यति भागकर सीढ़ियों के पास पहुंचे और तब पहली बार समर्थ और कार्तिक की नजर यति पर पड़ी। यति की हालत देखते ही बाबा साहेब ने अपना मुंह फेर लिया और दूसरी ओर देखने लगे। यति की हालत ही सब कुछ साफ बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। इस पर कार्तिक और समर्थ ने एक दूसरे को हैरानी के साथ देखा। ए भैरव, शांत हो जा रे। बात क्या है? जयंत को इस तरह से काहे मार रहे हो? और ये जो ऊपर रो रही है, ये कौन है? वो लड़की, वो जो है। भैरव अभी भी हद से ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब बाबा साहेब की आंखों में भी खून उतर आया था। उन्होंने अचानक ही जयंत को जोर से लात मारी। ताऊ जी, हम किए क्या हैं? काहे मार रहे हैं? अकल के अंधे हो का? बहुरिया की हालत देखकर समझ में नहीं आ रहा का कि सयास ने क्या करने की कोशिश की? काहे हम सब वहां दावत छोड़कर यहाँ भाग कर आए? अरे ठाकुर खानदान के लोग कब से अपने बदन में खून की जगह पानी लेकर चलने लगे। अब घर की बहू पर भी हाथ डालोगे का? समर्थ और कार्तिक एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। इस पर उन दोनों की ही नजर यति पर गई। घर की बहू? बाबा ई का कह रहे? अचानक से महल में ये बहू कब से पैदा हो गई? और आप इसे बहू काहे कह रहे हैं? कब हुआ ये सब? इस पर बाबा साहेब ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और जयंत के बालों को खींचते हुए उसे खड़ा किया। अरे उल्लू, घर का बहू घर का मान मर्यादा होवत है। तूने जिस पर हाथ डालने की कोशिश की है ना, वो हमारी बहुरिया है, हमारे भैरव की बीवी है। वो उसको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना घर की औरतों को मिलता है, समझे का? जयंत नशे में हामी भरते हुए हाँ कहने लगा।
समर्थ और कार्तिक बिल्कुल खामोश खड़े थे। चल हाथ जोड़कर माफी मांग। ये भैरव की पत्नी है, भाभी का दर्जा दे इसे। चल पैर छूकर माफी मांग। नहीं बाबा, ऐसे नहीं। भैरव गुस्से में ही आगे बढ़ा और यति के पास जाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। यति के चेहरे पर अभी भी बाल बिखरे हुए थे। वो यति के बालों को पीछे और समेटते हुए बोला, इसके कॉल देख रहे हैं बाबा, इस घटिया इंसान ने इसे मारा है। इतना आसानी से इसको नहीं जाने देंगे। बाबा साहिब ने देखा कि यति के गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। उसका गाल लाल पड़ा हुआ था और आंखें रो रो कर सूज सी गई थी। यति आंसुओं से भरी हुई नजरों से भैरव को देख रही थी। इस पर भैरव ने यति के हाथों को आगे करते हुए कहा, इसे थप्पड़ मारो, जितनी तेज मार सकती हो उतनी तेज मारो इसे। ये लड़की, खबरदार ऐसा कुछ किया तो जो हुआ अनजाने में हुआ। जयंत को हाथ लगाने का सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। कोई इसे छू कर तो दिखाए। भैरव का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। यति ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर जयंत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बस बहुरिया, तुम हमारी शान हो, डरना नहीं। जाओ ऊपर अब तुम। इस पर केतकी अम्मा यति को सहारा देकर वापस ऊपर जाने लगी। यति के पैर पहले से ही कंकड़ पत्थरों के चुभने के कारण घायल से थे। वो लंगड़ाती हुई ऊपर जा रही थी। भैरव यति को धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता देख रहा था। इस पर वो आगे बढ़ा और अचानक ही यति को गोद में उठाकर अपने बड़े बड़े कदमों से सीढ़ियों को पार करने लगा। भैरव अभी भी गुस्से में था। इस पर भैरव जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसने यति को बेड पर बिठाया और फिर उसके पैरों को ध्यान से देखने लगा। उसने पाया कि उसके पैरों के तलवों में कंकड़ पत्थर चुभने से गहरे निशान बने हुए थे। भैरव ने यति की ओर देखा। यति अभी भी सिसक रही थी। इस पर भैरव कमरे में वापस जाने लगा, लेकिन जाते हुए ही अचानक से उसके कदम रुक गए। तुमसे कहा था ना कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। इसके जैसे 1000 भूखे भेड़िए तुम्हारे शिकार में लार टपकाते हुए बाहर बैठे हुए हैं। या तो लड़ना सीखो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। भैरव ने अपने पास से वही चाकू निकालते हुए यति के हाथों में थमा दिया। वही चाकू जो उसने यति को मुंह दिखाई पर दिया था। अगली बार फूलों का गमला या पानी का जग नहीं, सीधा सीने में चाकू उतारना और चीर देना उसका सीना जो तुम्हारे पास जबरदस्ती आने की कोशिश करे, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। भैरव ने यति के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और फिर उससे कहने लगा, इसे ऐसे जोर से खींचना, अपने हाथों को मजबूत बनाओ। इधर मेरी ओर देखो। यति डरी हुई नजरों से भैरव को देखने लगी। तुम जितना डरोगी, डर तुम पर उतना हावी होगा। भैरव यति के साथ ही था कि तभी कमरे में केतकी अम्मा आई। नारायण अभी भी गुस्से में है भैरव, तुम नीचे जाओ, दुल्हन को हम देख लेंगे। यति केतकी अम्मा को देखते ही फिर से रोने लगी। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे यहाँ मेरे बालों से पकड़ा। आपको पता है, उसने दीवार में मेरा सिर ऐसे लड़ा दिया। ना बिटिया ना, ऐसे नहीं रोते। बिटिया रोना बंद करो। तुमने देखा नहीं किस तरह से भैरव ने तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब उसको दिया था। जब तक वो तुम्हारे साथ है, तुमको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। यति जिद करती हुई केतकी अम्मा की गोद में ही सिर रखकर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में धीरे धीरे यति की आंख लग गई और वो सोने लगी। यति सोते हुए भी सिसक रही थी। इस पर केतकी अम्मा उसका सिर सहलाते हुए उसे संभालने में लगी हुई थी। जहां कमरे के अंदर केतकी अम्मा और यति थे, वहीं पर कमरे के ठीक बाहर दीवार का सहारा लेकर भैरव खड़ा हुआ था। भैरव कमरे के अंदर चल रही केतकी अम्मा और यति की सारी बातों को खामोशी के साथ सुन रहा था। अब तो तुमसे मिलना ही होगा जयंत। जयंत के साथ जो हुआ, उसने कार्तिक को भड़का दिया था। वो यति और भैरव को बुरा भला कह रहा था। ए बिना ब्रेक की गाड़ी, जब रास्ता ना पता हो तो निकलना नहीं चाहिए, और वरना कहीं भी ठुक जाएगा रे। तुमको पता है का कि पूरा मामला का है? जो तुम बोले जा रहे हो और बोले ही जा रहे हो। इतना समझ लो कि जो हुआ बहुत ही जल्दबाजी में हुआ। अभी सच यही है कि वो लड़की इस महल की बहू है। अब वो लड़की कहाँ से है, कौन है, एक तुम लोग ना जानो। वो जो भी है वो हमारा मसला है, लेकिन अब वो लड़की भैरव की पत्नी है।
बाकायदा ब्याह के आई है इस महल में, इसीलिए इस घर की बहू है। और इतने सालों बाद घर में कोनो औरत आई है तो थोड़ा अपने आप को संभालो। ये खुला बैल बन के घूमने की जरूरत नहीं है ये महल में अब। क्या इसका मतलब ना घर में अब जश्न होंगे और ना ही लोग आएंगे? लड़की यहाँ नहीं आएगी? अरे भाई, इस बैल बुद्धि को समझा समर्थ। तब केवल मर्द थे यहाँ, अब यहाँ एक औरत भी है। अब बहुत कुछ बदलना पड़ेगा हमको, तब जाकर ये बंजर महल रहने लायक घर बनेगा। जिंदगी भर सारे के सारे मर्द नहीं रहेंगे यहाँ ना। बाबा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो सच में अनजाने में हुआ। मानता हूँ कि जयंत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब से हम ध्यान रखेंगे। तो अब आप गुस्सा मत होइए। इधर यति अभी भी अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार बीती हुई बातें सामने आ रही थी। यति ने सपने में देखा कि किस तरह वो अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी दरवाजा अचानक से बंद हो गया। यति के पलट के देखने पर उसने पाया कि नशे में झूलता हुआ जयंत मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। क्या बात है, महल में आते ही क्या मजेदार चीज मिली है, एकदम झन्नाटेदार। एकदम से ही जयंत यति पर हावी होने की कोशिश करने लगा। उन दोनों में काफी झड़प हुई। यति खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और जयंत को खुद से दूर करने के लिए हाथ पैर चला रही थी, जिस पर जयंत ने यति के गाल पर थप्पड़ मारते हुए उसके हाथों को मरोड़ दिया और फिर उसके बालों को खींचता हुआ उसके सिर को दीवार पर पटक दिया। यति का सिर बुरी तरह से घूम चुका था। उसके सिर में लगी चोट वापस से हरी हो गई थी। जयंत ने यति के कपड़ों को फाड़ते हुए यति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस पर यति ने उस पर पास ही रख के पानी के जग से हमला कर दिया। यति सपने में ये सब देख रही थी कि तभी यति ने सपने में देखा कि वो जयंत से बचने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। इस पर यति अपने सपने में खोई हुई सी नींद में उठकर अचानक ही रोती हुई दरवाजे की तरफ भागने लगी। मेरे पास मत आना, मुझे जाने दो। यति नींद में दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींचा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। खींचे जाने पर वो उसकी ओर खींची चली गई। यति की सांसें अभी भी काफी तेज चल रही थी। किसी ने जोरों से उसे थाम रखा था, कोई उसे बेहद प्यार से सहला रहा था। तभी यति के कानों में एक भीनी सी आवाज पड़ी। मैं हूं ना यहाँ, कोई हाथ नहीं लगाएगा तुम्हें। शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। अगली सुबह जब केतकी अम्मा ने यति से मुस्कुराते हुए कहा, उठ गई दुल्हन, अब कैसा लग रहा है? यति बेड से उतरने के लिए पैर नीचे रखने लगी, लेकिन केतकी अम्मा ने यति को रोकते हुए कहा, ना दुल्हन, जमीन में पैर ना रखना। पैरों में मरहम लगा है ना? हमारा ध्यान तो तुम्हारे पैरों पर गया ही नहीं था। अभी सुबह पता चला कि तुम्हारे पैर तो कल से ही जख्मी है। आपका ये मरहम अच्छी खुशबू देता है, लेकिन आपने कब लगाया ये? अरे हमने नहीं, हमें तो अभी सुबह पता चला कि तुम्हारे पैरों में मरहम लगा हुआ है। क्या क्या कहा आपने? क्या आप अभी सुबह मेरे कमरे में आई हैं? तो रात भर मेरे कमरे में कौन था? और कौन होगा, भैरव ही था यहाँ पर। तुम हमारी गोद में ही सो गई थी ना, इसीलिए तब तक तो हम तुम्हारे पास ही बैठे हुए थे। फिर नारायण ने हमको नीचे बुला लिया। हम तुमको छोड़कर जब तक नारायण का काम निपटा के वापस आए, तब देखा कि भैरव खुद ही यहाँ पर बैठा हुआ था। तो मेरे पास उसने ही तुमको ठीक से लिटाया और आराम से सुला दिया। अब दुल्हन, भैरव के यहाँ रहते हम रात में कैसे रुक सकते थे? लेकिन अम्मा, आप तो कहती हैं कि वो महल में रुकता ही नहीं है, फिर वो रात भर यहाँ क्यों रुका? कुछ भी कह लो बिटिया, हम यहाँ के नौकरानी ही हैं। भले ही नारायण या भैरव या बाकी सब हमको अम्मा कहते हैं और हमें इज्जत देते हैं, लेकिन हम किसी की निजी जिंदगी में दखल थोड़ी दे सकते हैं बिटिया।
सुबह जब हम वापस आए तब देखा कि भैरव तुम्हारे पैरों में मरहम लगा रहा था। तब जाकर हमको पता चला कि तुम्हारे पैर तो कल पूजा के बाद से ही जख्मी हुए पड़े थे, लेकिन छोटे मोटे जख्म हैं, जल्दी ही भर जाएंगे। मतलब रात में आप मेरा सिर नहीं सहला रही थी? आपने मुझे नहीं सुलाया था? आप मजाक कर रही हैं ना? अरे हम मजाक काहे करेंगे दुल्हन। और ये देखो, तुम्हारी पीठ अब ठीक होने लगी है। पहले दिन के हिसाब से अब जख्म बहुत कम हो गए हैं। देखो, निशान भी मिटने लगे हैं। बस मुश्किल से 1 हफ्ता और फिर तुम्हारी पीठ पर से ये निशान कहाँ गायब हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब बस सिर की चोट बची है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। जब तुमको ये चोट लगी थी तब कितना खून बहा था तुमको। हम तो डर गए थे देखकर, पूरा कपड़ा लाल हुआ पड़ा था तुम्हारे खून से। क्या मतलब है कि पहले दिन की तरह? आप क्या कह रही हैं अम्मा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन का क्या मतलब है? जब ये चोट मुझे आई थी तब तो मैं आपको जानती भी नहीं थी। आपसे पहली मुलाकात ही मेरी यहीं इस कमरे में हुई थी। इस पर केतकी अम्मा ने यति से कुछ ऐसा कहा जिसके बाद यति के लिए सच और झूठ के मायने ही बदल गए। उसके लिए एक पल को पूरी दुनिया बदल गई। अरे तुमको याद नहीं है का? जिस दिन तुम्हारे सर पर चोट लगी थी हम तो तुमको उसी दिन मिल गए थे। अरे हमने ही तो तुम्हारे सिर पर पट्टी बांधी थी, याद तो करो। यति को याद आया कि यति को अगवा करते समय ही उसके सिर पर वार हुआ था और उसके ठीक बाद यति को बाजार में ले जाया गया था। उसकी कैसे बोली लगाई गई थी। पूरी बात बताइए अम्मा, कि आपको मैं किस हालत में मिली थी? अरे हम तो बस महल में काम कर रहे थे कि तभी भैरव हमारे पास भागता हुआ आया और बिना कुछ कहे ही हमको खींचता हुआ अपनी जीप में बैठा लिया। उसके कपड़े पूरी तरह से खून में लथपथ थे। हम तो देखकर ही डर गए थे, लेकिन फिर वो हमको एक जगह लेकर गया जहाँ पहली बार बिस्तरे पर हमने तुमको बेहोश पड़ा पाया था। दुल्हन, तुम्हारे सिर से इतना खून बह रहा था ना कि तुम्हारे अपने कपड़े, पूरा बिस्तर और भैरव की पूरी कमीज सब गीला हो गया था। बेचारा भैरव इतना ज़्यादा परेशान था कि पूछो मत। इस पर हमने ही तुमको दवा पट्टी की थी। दवा पट्टी के बाद तुम काफ़ी देर बेहोश ही रही। हमने बार बार तुम्हारा शरीर पानी से पोंछा ताकि तुमको बुखार न चढ़े। बेचारा पूरी रात तुम्हारे खून से सने कपड़ों में ही बैठा रहा और तुम्हारी हिफाजत करता रहा। फिर सुबह जाकर हम तुम्हारे और भैरव के लिए कपड़े लाए, तब जाकर बेचारे ने कपड़े बदले। लेकिन जैसे ही हम तुम्हारी दवा लेने के लिए झोपड़ी के बाहर निकले, वापस आने पर पता चला कि तुम वहां से भाग गई थी और भैरव भी वहां नहीं था। हम वहीं बैठकर तुम दोनों का इंतजार करने लगे। पहले तो हमें लगा कि भैरव तुम्हें छोड़ने गया होगा तो वापस हमारे लिए जरूर आएगा, लेकिन फिर तुम और भी ज्यादा बिगड़ी हुई हालत में हमको दिखी। भैरव तुम्हें गोद में उठाकर वापस लेकर आया और इस बार तो तुम्हारे सिर के साथ साथ तुम्हारी पूरी पीठ भी जख्मी हुई थी। तुम्हारे गले पर दांतों के निशान थे। देखकर ही हालत समझ आने लगी थी कि क्या हुआ होगा। लेकिन इस बार भैरव के चेहरे पर गुस्सा बहुत था। समझ ही नहीं आया कि की वजह का रही होगी। यति बेहद हैरानी से ये सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसने चीजों को जिस तरह से देखा था
केतकी अम्मा की कहानी उससे बिल्कुल अलग थी। फिर पता नहीं कहाँ हुआ बिटिया। भैरव शादी का जोड़ा ले आया और हमसे बोला कि हम तुमको पहना दें। तुम्हारे कपड़े पहले से ही फटे हुए थे, तो हम तुमको जोड़ा पहना दिए और फिर भैरव आया और उसने मुट्ठी भर सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दिया। बस हमको इतना ही मालूम है। अम्मा, क्या आप मेरे साथ पूरी रात थी? क्या मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी? ईका बक रही हो दुल्हन? अनहोनी मतलब? अरे हम पूरी रात ही तुम्हारे पास बैठे थे। जब तक हम तुम्हारे पूरे शरीर पर पानी की पोछा लगा रहे थे, तब तक भैरव बाहर ही बैठा हुआ था। भैरव तो झोपड़ी के अंदर तब आया था जब हम सुबह कपड़े लेकर आए थे। यति आंखें फैलाए हुए बस केतकी अम्मा को देखे जा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा है वो सच था या फिर जो केतकी अम्मा यति को बता रही थी वो सच था। जब सुबह मैं उठी थी तब भैरव कपड़े पहना रहा था और मैं बिना कपड़ों की थी और मेरे शरीर में हद से ज्यादा दर्द था। क्या आप ये जानती हैं? हाँ तो दर्द काहे नहीं होगा? तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम भूखी प्यासी थी, उसमें से तुम्हारे शरीर से इतना खून बह गया था, दर्द तो होगा ही ना। भैरव कहाँ है अम्मा? वो तो तुम्हारे लिए यहाँ रुक गया था, सुबह होते ही अपनी झोपड़ी में निकल गया। ये सुनते ही यति ने बेड पर पड़े अपने दुपट्टे को उठाया और फिर दरवाजे की ओर भागी। यति भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके हाथों में उसका दुपट्टा था, उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, उसके सूट की डोरियां पूरी तरह से खुली हुई थीं। यति बेसुध होकर बस भागे ही जा रही थी। वहीं नीचे मंदिर में पूजा करते हुए बाबा साहेब हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। यति को भागता हुआ देखकर दो पल के लिए बाबा साहेब भी पूरी तरह से घबरा गए, लेकिन यति को इस हालत में देखकर उन्होंने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। अरे ये बहुरिया को क्या हुआ? ऐसी भागती हुई काहे जा रही है? यति भागे ही जा रही थी कि अचानक ही उसके सामने कार्तिक आ गया। न ही कार्तिक ने यति को सामने से आते हुए देखा और न ही यति को इसका अंदाजा था। अचानक ही एक दूसरे के सामने आ जाने पर यति जोरों से कार्तिक के साथ टकराई। आंख के अंधे हो? माफ करना। यति जब भैरव की झोपड़ी के बाहर पहुंची तो उसके कदम एकदम से रुक गए। यति धीमे कदमों से आंखों में आंसू लिए झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। यति ने धीरे से ही झोपड़ी के दरवाजे को खोला। यति ने देखा कि अंदर भैरव पूजा करके बस खड़ा ही हुआ था। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भैरव बस पूजा से उठा ही था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यति उससे क्या कह रही थी, लेकिन यति की हालत को देखते हुए वो बिल्कुल हैरान रह गया था। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या हालत बनाकर घूम रही हो महल में? तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमसे क्या कहा जाता है बार बार? महल के अंदर मर्दों के बीच रहने का कुछ और तरीका होता है। तुमने शादी क्यों की मुझसे? अगर मैं गलत थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था? तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। भैरव दो पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। जब तुमने मुझे खरीदा था, जब मैं बेहोश हुई थी, जब मुझे होश आया था और जब मैंने शादी का जोड़ा पहना हुआ था, जब तक तुम्हारे साथ मैं उस झोपड़ी में रह रही थी, तब हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। हाँ, तुम ये कह रही हो कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? तुम्हें इसका अफसोस है क्या कि कुछ नहीं हुआ? उस दिन गांव के लोग मुझे किन नजरों से देख रहे थे? पंचायत में मुझ पे कितने सवाल उठे, उन सवालों के जवाब तक नहीं थे मेरे पास। जिस दिन फैसला लिया गया, उस दिन तुमने शादी क्यों की मुझसे? गांव पर लोगों ने मुझ पर लांछन लगाए, कितना कुछ कहा मुझे। मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने उन्हें सब क्यों नहीं बताया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? तुम्हारे साथ वो सब इसलिए हुआ क्योंकि गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। मैं क्या करता?
क्या तुमने मुझसे पूछा था कि कुछ ऐसा हुआ भी कि नहीं? तुमने सिर्फ इल्जाम लगाया और इससे पहले कि कोई तुम्हें कुछ कहे या बताए तुम भाग गई थी, याद है ना? तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे पंचायत के समय क्या बोला था? अपनी जुबान बंद रखना, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना। लेकिन तुम्हें तो उस समय इंसाफ चाहिए था ना। यति रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए भैरव से कहने लगी, मुझे इतने दिन तक यही लगता रहा कि जिस दिन से तुमने मुझे खरीदा था मेरे साथ कुछ हुआ था। तुम मुझे बता सकते थे कि जो मैं सोच रही हूँ वो सब गलत था। बोलो, क्यों नहीं बोला तुमने कुछ? हाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा चला कि तुमने खुद ही कुल्हाड़ी पर अपना पांव मार लिया। उस समय तुम्हारी बेवकूफी देखने लायक थी। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जुबान बंद रखो, अपनी जुबान मत खोलो, और तुमने एक भी नहीं सुनी। मैं बेवकूफ थी, मैं गलत थी, मैंने सब गलत सोचा, तुम सही थे। तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि तुमने मेरी जान बचाई थी। लेकिन तब क्यों नहीं कुछ बोला जब बड़ी पंचायत के बीच शादी का फैसला लिया गया? मैं तो तब भी होश में नहीं थी ना, लेकिन तुम तो होश में थे। क्यों नहीं रोका उन्हें? क्या कहूं, तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो? सामने से तुमने ही लोगों को बताया कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत कुछ कर दिया था। तुम्हारी इज्जत के साथ खेला मैंने, जबरदस्ती तुमसे शादी की मैंने। इसके बावजूद अगर मैं कुछ कहता तो कौन मानता मेरी बात? और सोने पर सुहागा की इतने बकने के बाद तुम बेहोश भी हो गई। वाह! और वैसे भी मुझे क्या पता था कि तुम्हारा परिवार ही तुम्हें अपने यहां से निकाल कर फेंकना चाहता था। सब कुछ काफी दिलचस्प था, काफी मजा आया मुझे उस दिन। भैरव की बात सुनते ही यति ने भैरव पर गुस्सा दिखाते हुए उसके सीने पर अपना हाथ जोर से मारा और उसे पीछे की ओर धक्का देते हुए कहने लगा, मजा आया? तुम्हें मजा आया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम्हें मजा आया? मना करते थे शादी के लिए, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे जवाब दो। यति की बात सुनते ही गुस्से में भैरव ने यति के हाथों को पकड़ा और फिर गुस्से में ही उसके गालों को अपने हाथों से जकड़ते हुए कहने लगा, मैंने जो भी कुछ किया तुमको उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी वैसे भी मेरी ही थी। खुद की हालत देखो जरा। ये बेकार की बातों में अपना वक्त लगाकर मुझे नहीं लगता कि अब तुम कुछ ठीक कर पाओगी।